चैप्टर 91। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी की दुनिया। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसे भी फॉलो कर लीजिएगा। अब तक आपने देखा कि कैसे अव्यांशी लोनावला हिल स्टेशन पर आकर नारायण सर से पूछती है कि मंदार टैबलेट का फॉर्मूला धीरेन्द्र शास्त्री के पास कहाँ से पहुंचा, जिस पर नारायण सर बोलते हैं कि यह बात उन्हें उससे पूछना चाहिए। तो अव्यांशी पूछती है कि आपने जो फॉर्मूला दिया था उस पर 2 इंसान का हैंडराइटिंग था, तो आप बता दीजिए कि वह हैंडराइटिंग किसका है। जिस पर नारायण सर बोले, मुझे कुछ नहीं पता। आगे अव्यांशी बोली, क्या आप कुछ नहीं बताएंगे नारायण सर? तो नारायण सर बोले, मैं तुम्हें बस एक हिंट दे सकता हूँ, और वह हिंट यह है कि। तो अव्यांशी उनकी और मुड़ एक आश भरी नजरों से देखती है। तो नारायण सर बोले, मैंने तुम्हें मंदार टैबलेट का फॉर्मूला दिया था जिसमें 2 इंसान का अलग अलग हैंडराइटिंग था। इस फॉर्मूला में तुम्हें उस बॉक्स का पासवर्ड मिल जाएगा। वही बॉक्स का नाम सुनकर अव्यांशी हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने बहुत ही सीक्रेट तरीका से पूरे राठौर मेंशन का छानबीन करा था। तब जाकर उसे वह बॉक्स मिला था, वह भी उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी के रूम से। लेकिन तुरंत ही वह अपनी हैरानी से निकलते हुए बोली, आपको बॉक्स के बारे में कैसे पता? और आप क्या क्या जानते हैं उस बॉक्स के बारे में? तभी नारायण कर उसको बीच में रोकते हुए बोले, पहले शांत हो जाओ, और हाँ, जितना मैंने तुम्हें बताया है उतना ही मुझे बस मालूम है। और वह फिर से अपना ध्यान डूबते हुए सूरज पर लगा दिए। वही अव्यांशी एक नज़र नारायण सर को देखती हैं, जो डूबते हुए सूरज को प्राणायाम कर रहे होते हैं, और फिर वह मुड़कर वहां से जाने लगती है। उसके जाने के बाद नारायण से अपने प्राणायाम से बाहर आते हुए बोले, जितना तुम सोच रही हो इतना आसान नहीं है। और अभी तुम जिस रास्ते पर जा रही हो, बरसों पहले वह दोनों भी उसी रास्ते पर गई थी। लेकिन उसके बाद ना मैं उनसे मिल पाया ना कोई और उनकी आंखों में कुछ नमी आई, लेकिन उन्होंने वो बखूबी छुपा लिया। इधर अव्यांशी हिल स्टेशन से उतरकर अपने कार के पास आकर खड़ी हुई तो देखा कि हर्ष वहीं पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। तो अव्यांशी जल्दी से जाकर कार में बैठ जाती है। वही हर्ष अव्यांशी को इतना जल्दबाजी में देखकर खुद से बोलता है, बॉस जब यहाँ से गई थी तो तब परेशान थी, लेकिन अब उसे बूढ़े इंसान से मिलने के बाद वह परेशान के साथ साथ हैरान भी लग रही है। लेकिन तुरंत ही वह अपनी बात को झटक जल्दी से कार में बैठ ड्राइविंग करते हुए बोला, बॉस कहाँ चलना है? तो अव्यांशी अपने सोच में गुम बोली, राठौर मेंशन, सिकंदर सर का अकेडमी। सिकंदर सर अभी अपने बॉस बॉक्सिंग मैदान में खड़े थे, तभी वहां पर उनका एक स्टूडेंट आया और बोला, सर क्या आपने सुना है कि गेंदा ने चैलेंज किया है कि उसे कोई हरा कर दिखा सके बॉक्सिंग मैच में? तो सिकंदर सर बोले, तो कौन है जो उसे हराने का चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है? तो वह स्टूडेंट बोला, सर वो सुदामा सर के एकेडमी से बड़े भाई है। वही सुदामा नाम सुनकर सिकंदर सर को गुस्सा आ गया और वह तुरंत ही अपने पैर को जोर से जमीन पर मारते हुए बोले, आखिर कौन है बड़ा भाई? तो वह स्टूडेंट बोला, सर हमें नहीं पता कि कौन है बड़ा भाई, लेकिन। तभी सिकंदर सर बोले, उसे गेंदा को बोलो कि सिकंदर करके एकेडमी से बड़ी बहन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। तो वह स्टूडेंट बोला, लेकिन सर क्या बड़ी बहन मानेगी बॉक्सिंग में आकर फाइट करने के लिए? तो सिकंदर सर गुस्से में बोले, नहीं वह नहीं मानेगी, मैं जानता हूँ कि वह कितनी जिद्दी है, लेकिन मैं भी हार नहीं मानने वाला हूँ। यह कहकर उन्होंने एक डेविल स्माइल पास कर दिया, जैसे उन्हें पता है कि कैसे बड़ी बहन को मनाना है बॉक्सिंग मैच में गेंदा के अगेंस्ट उतारने के लिए। तभी वह स्टूडेंट बोला, ठीक है सर, फिर मैं सारी अरेंजमेंट देखता हूँ। इतना कहकर वह स्टूडेंट चला गया। उसके जाने के बाद सिकंदर सर बोले,
बूढ़ा सुदामा, तुम्हारे एकेडमी से वह बड़ा भाई नहीं हरा सकता गेंदा को, उस गेंदे को तो हमारे अकादमी की बड़ी बहन ही हराएगी। इधर लगभग 1 घंटे बाद अव्यांशी का राठौर मेंशन के बाहर रुकता है तो अव्यांशी शिकार से उतारकर हर्ष से बोली, यह जो मीडिया में झूठी खबर फैल रही है उसे रोको, नहीं तो हमारी कंपनी का रेपुटेशन का धज्जियां उड़ जाएगा। और पता करो कि कहां से यह आग फैली है कि मार्केट में जो ड्रग्स फैल रहा है वह एआर कॉरपोरेशन के द्वारा फैलाई जा रही है। तभी हर्ष, जो उस 15 मिनट से कहीं घूमने ना जाकर पूरा मीडिया और न्यूज़ को चेक किया था कि ऐसी कौन सी बात हो गई जिससे उसकी बॉस अव्यांशी ने पूछा कि तुमने आज का न्यूज़ देखा है, तो उसे पता चल चुका था कि मार्केट में यह सारी अफवाह फैल रही है। इसलिए वह तुरंत ही अव्यांशी से बोला, ओके बॉस, मैं मीडिया से यह खबर हटवाता हूँ और अभी पता करवाता हूँ कि किसके द्वारा यह सारी अफवाह फैलाई जा रही है। वही अव्यांशी उसकी बात सुनकर बिना रोके राठौर मेंशन के अंदर चली गई। इधर आद्रा का कमरा। आद्रा अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। वहीं प्रियांश, जो बेड पर बैठकर टुकुर टुकुर अपनी मामा को लैपटॉप चलाते हुए देख रहा था, उसे काफी जलन हो रही थी कि उसकी माँ उसको टाइम नहीं देकर अपने लैपटॉप पर टाइम स्पेंड कर रही हैं। इसलिए वह धीरे धीरे बेड से उतरकर अपने छोटे छोटे कदमों से आद्रा के पास आकर उसके गोद पर चढ़ते हुए बोला, मम्मा वेयर आर यू बिजी। चैप्टर 92। तब जाकर आद्रा का ध्यान अपने छोटे शैतान बच्चे प्रियांश पर जाता है, जो कि उसकी गोदी में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो वह जल्दी से प्रियांश को उठाकर अपने गोदी में बैठाते हुए बोली, क्या हुआ प्रियांश? तो प्रियांश दुनिया भर का मासूमियत अपने चेहरे पर लाते हुए आद्रा की ओर देखकर बोला, मम्मा चलो कहीं घूम कर आते हैं। वही आद्रा उसकी इतनी मासूमियत से बात करते हुए देखकर ही समझ गई थी कि जरूर उसके छोटे शैतान बच्चे के दिमाग में कुछ उटांग पटांग बातें चल रही है। इसलिए आद्रा बोली, लेकिन प्रियांश अभी रात हो चुकी है। तो प्रियांश आद्रा के वॉच जो कि उसने अपने हाथों में पहना था उसमें टाइम देखते हुए बोला, देखो मम्मा अभी सिर्फ 8:30 बजे हैं, इसलिए बस कुछ देर के लिए घूमने चलते हैं। तो आद्रा बड़े ही प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए बोली, लेकिन मम्मा को अभी जरूरी कुछ काम है। तो प्रियांश आद्रा के गोदी से उतरते हुए बिना कुछ बोले बेड पर जाकर बैठ गया। वही आद्रा को बुरा फील हुआ क्योंकि वह जानती थी कि वह इतने काम में बिजी हो जाती है कि प्रियांश को समय नहीं दे पाती। इसलिए वह तुरंत ही अपने लैपटॉप को बंद कर चेयर से खड़े होते हुए जाकर प्रियांश से बोली, ठीक है भले ही आज हम घूमने नहीं जा सकते लेकिन नीचे ग्राउंड में तो जा सकते हैं ना। वही ग्राउंड का नाम सुनकर प्रियांश जल्दी से बेड से उछलते हुए आद्रा के शरीर पर कूद जाता है, जिससे आद्रा तुरंत ही उसे पकड़ लेती है, नहीं तो उसका अब तक सर फूट गया होता नीचे गिरकर। चैप्टर 93। इसलिए आद्रा थोड़ी सख्ती भरी आवाज में बोली, प्रियांश यह क्या हरकत है, अगर आपको कुछ हो जाता तो। तो प्रियांश जल्दी से अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए बोला, सॉरी मम्मा अब चलो जल्दी से ग्राउंड में चलते हैं। तो आद्रा जल्दी से उसे गोदी में लेते हुए ही नीचे ग्राउंड की ओर बढ़ चली। आद्रा और प्रियांशु जैसे ही ग्राउंड में पहुंचे प्रियांश जिद करते हुए आद्रा से बोला, मम्मा प्रियांश को नीचे उतारो, प्रियांश छोटा बच्चा नहीं है। तो आद्रा भी प्रियांश को नीचे उतार देती है क्योंकि वह जानती थी कि राठौर मेंशन का सिक्योरिटी कितना टाइट है। इसलिए उसे इस वक्त प्रियांश की सेफ्टी की कोई फिक्र नहीं थी और वह जाकर एक बेंच पर आंखें बंद कर बैठ जाती है। वही प्रियांश जल्दी से ग्राउंड के दूसरे साइड जाकर बच्चों वाले झूले पर झूला झूलने लगा। वही कोई वहां पर था जो कि जब से आद्रा और प्रियांश उसे ग्राउंड में आए थे तब से वह अपना काम धाम को छोड़कर पूरी तरह से उन दोनों को ही देख रहा था।
वही आद्रा को जब खुद पर किसी का घूरती हुई नजर महसूस हुआ तो वह जल्दी से अपनी आंखें खोल इधर उधर अपनी नजरें को घुमाते हुए देखती हैं तो पाया कि एक हैंडसम बेदाग चेहरा उसी की ओर देख रहा था, जो कि कोई और नहीं विराज राठौड़ था, जो कि ग्राउंड में आद्रा के बेंच से कुछ ही दूर पर दूसरे बेंच पर बैठ अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने जब ग्राउंड में किसी की आहट सुनी तो वह जल्दी से अपनी नजर घुमाकर देखा तो पाया कि प्रियांश और आद्रा आए हैं। तब से वह आद्रा को ही देखे जा रहा था। वही विराज को खुद की ओर देखा देख आद्रा के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई और वह जल्दी से अपनी बेंच से खड़े होते हुए विराज की ओर बढ़ी। वही विराज जब आद्रा को खुद की ओर आते देखा तो वह खुद से बोला, नॉट बैड, ये मुझसे नहीं डरी। और वह अपनी नजरों को पूरी तरह से आद्रा के बॉडी के ऊपर पार्ट से लेकर निचली पार्ट तक स्कैन करने लगा। तब तक आद्रा उसके पास आकर बोली, हेलो मिस्टर राठौड़, यह कैसी हरकत है। वही विराज जो कब से आद्रा की ओर देख रहा था, वो आद्रा को इतना करीब देख उसके आंखों में एक शैतानी भाव आ गया और वह तुरंत अपने बेंच से खड़ा होते हुए एटीट्यूड में बोला, कैसी हरकत। तो आद्रा इस बार थोड़ा गुस्से में बोली, आप मुझे किस नज़र से देख रहे थे। तो विराज नॉर्मली बोला, एक लड़के की नज़र से। वही विराज को इस तरह गोल गोल बातें करता देख आद्रा की आंखों में गुस्सा आ गया और वह तुरंत ही विराज के कॉलर को पकड़कर बोली, मैं कब से देख रही हूँ, तुम मुझे कितने बेशर्मी तरीके से तार रहे थे और अब बात बदल रहे हो। वही विराज जो अब तक आद्रा से अच्छे से पेश आ रहा था, उसको इस तरह से कॉलर पकड़ते देख उसकी आंखें लाल होने लगी और हाथों की मुठ्ठियां कसने लगी, जिसके वजह से उसके हाथों के नशे साफ साफ देखी जा सकती थी। क्योंकि आज तक विराज राठौर को किसी ने भी इस तरह से कॉलर नहीं पड़ा था, इसलिए वह तुरंत आद्रा के हाथ को अपने कॉलर से छुड़ाते हुए अपने हाथ को आद्रा के सर के पीछे ले जाकर जोर से उसके बाल को पकड़कर उसके फेस को अपने फेस के पास लाकर बोला, हाउ डिड यू टू टच माई कॉलर। और क्या बोल रही थी, मैं तुम्हें बेशर्मों की तरह देख रहा था, अब बताता हूँ बेशर्मी किसे कहा जाता है। और वह तुरंत अपने सख्त होठों को आद्रा के मुलायम होठों पर रख देता है और फिर वह आद्रा के होठों को गुस्से में काटने लगा, जिससे आद्रा को अपने होठों पर दर्द महसूस हुआ, लेकिन वो एक नज़र बस विराज की आंखों में देखे जा रही थी। वही धीरे धीरे विराज का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा तो वह अब बहुत ही पैशनेट तरीके से आद्रा के होठों को चूमना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका किस पैशनेट होता जा रहा था। तभी आद्रा को महसूस हुआ कि विराज का हाथ उसके टॉप के अंदर जा रहा है, जिससे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह तुरंत ही अपने दोनों हाथों को विराज के चेस्ट पर रखकर उसे धक्का दे देती है और फिर वो खुद के सांसों पर कंट्रोल करने लगी, जिससे उसका चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा था। वही विराज जो कि अब तक पूरी तरह आद्रा के होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसने में बिजी था, जैसे ही आद्रा में उसे धक्का दिया वह थोड़ी दूर पर चला गया, लेकिन उसकी आंखों में तुरंत ही गुस्सा आ गया और वो इसी गुस्से भरी नज़र से आद्रा की ओर देखता तो उसके आंखें फिर से मदहोश होने लगी, क्योंकि उसके सामने आद्रा का ऊपर नीचे होता हुआ सीना नजर आया। वही आद्रा जो कि अब तक अपने सांसों को कंट्रोल कर चुकी थी, उसने जब विराज का नजर खुद के सीने पर पाया तो उसकी हाथों की मुट्ठियां कस गई, जिसे विराज ने भी देख लिया था, इसलिए वह तुरंत ही उसके पास आया और बोला, कैसा लगा मेरा बेशर्मी। वैसे तुम चाहो तो मैं इससे भी ज्यादा बेशर्म इंसान बन सकता हूँ। और फिर वह अपने एक आंख ब्लिंक कर देता है। वही विराज की आंखों को ब्लिंक करता देखा उसका असिस्टेंट जो कि उसके पास कोई फाइल लेकर आ रहा था, वह शौक के मारे वहीं पर जम गया, क्योंकि वह बहुत सालों से विराज के साथ था, लेकिन आज तक विराज ना किसी लड़की के पास गया। आगे कोई लड़की उसके पास आती तो उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब कर देता, लेकिन आज उसका बॉस खुद एक लड़की को आंख मार रहा था, जिससे उसकी शौक होना तो बनता था।
तभी वहां पर प्रियांश दौड़ते हुए आया और बोला, मम्मा चलो चले, मुझे एंजल से मिलना है। तभी प्रियांश को अपने ऊपर एक जोड़ी घूरती हुई आंखें महसूस हुआ, तो वो जल्दी से अपनी आंखों को ऊपर कर देखता है तो पाया कि विराज उसे ही घूर रहा था। इसलिए वह तुरंत एक प्रोटेक्टर सन बनते हुए विराज से बोला, हे अंकल, आप क्यों मुझे इस तरह घूर रहे हो जैसे अभी कच्चा चबा जाओगे। वही विराज, जिसे पता नहीं क्या हुआ था कि वह इस लड़के को घूरे जा रहा था। जब वह प्रियांश की बातों को सुनता है तो वह बोला, शटअप बच्चे। वही सटअप सुनकर प्रियांश को गुस्सा आ गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया और वह तुरंत ही विराज के गोल गोल घूमते हुए उसके पूरे बॉडी को घूरे जा रहा था जैसे वह कोई मिशन पर हो। वही विराज का असिस्टेंट जब देखता है कि एक छोटा बच्चा उसके बॉस को घूर रहा है तो उसके डर के मारे पसीना आ गया और वह जल्दी से विराज के पास आया और प्रियांश को देखते हुए बोला, बच्चा यह क्या कर रहे हो आप। तो प्रियांश जल्दी से विराज के सामने आया और बोला, क्या आप मेरे डैडी बनोगे। वही विराज जब यह बात सुनता है उसे छोटे बच्चों के मुंह से तो वह थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी आद्रा जल्दी से प्रियांश से बोली, यह क्या बोल रहे हो प्रियांश बच्चा। तो प्रियांश अपना मुंह फुलाते हुए बोला, मम्मा ये कितने स्मार्ट है, अगर यह मेरे डैडी बन जाएंगे तो मैं भी इन्हें स्कूल ले जाऊंगा और अपने दोस्तों को चिढ़ाऊंगा कि मेरे डैडी कितने ज्यादा स्मार्ट है। और उस पर से हमें कोई खाना बनाने वाला, कपड़ा धोने वाला, मेरा होमवर्क करने वाला, आपका काम करने वाला एक आदमी मिल जाएगा, जिससे हम दोनों फ्री हो जाएंगे और एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा वक्त बिता पाएंगे। वही प्रियांश के मुंह से यह सब सुनते ही विराज के आंखों में गुस्सा आ गया और वह तुरंत ही घुटनों के बाल नीचे बैठ प्रियांश के दोनों गालों को दबाते हुए बोला, क्या मैं तुम्हें मेड दिखता हूँ। तो प्रियांश जल्दी से विराज के दोनों हाथों को अपने गाल से छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन विराज का पकड़ बहुत ही ज्यादा था प्रियांश के गालों पर, जिससे उसे अब दर्द होने लगा था। वही विराज का असिस्टेंट अपने मन में बोला, ओह गॉड, ओह गॉड, पहली बार इतना शैतान बच्चा देखा, जो कि बॉस यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन को एक मेड बनाने की कोशिश कर रहा है। और वह फिर अपना मुंह दबाकर हंसने लगा। वही विराज की पकड़ प्रियांश के दोनों गालों पर कसते जा रही थी, जिससे प्रियांश की आंखों में अब आंसू आने लगा। वही प्रियांश की आंखों से आंसू देखकर आद्रा जल्दी से विराज के दोनों हाथों को छुड़ाकर उसके हाथ को झटक देती है। फिर जल्दी से प्रियांश को अपने गोदी में उठा लेती है, जिससे प्रियांश जल्दी से अपने दोनों पैरों को आद्रा से लिपटकर उसके कंधे पर सर रख सिसक सिसक कर रोने लगा। तभी आद्रा उसके पीठ को सहलाते हुए बोली, प्रियांश ऐसे किसी को डैडी नहीं बोलते, और जरा इनकी उम्र तो देखो। तो प्रियांश जल्दी से अपने सर को विराज की ओर मारते हुए बोला, अंकल आपकी उम्र क्या है। तभी उसका असिस्टेंट जल्दबाजी में बोल दिया, बच्चा उनकी उम्र अभी 27 साल है। तो विराज घूर कर अपने असिस्टेंट को देखता है, जिससे वह डरते हुए खुद से बोला, यह मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों इस शैतान को जगा दिया। तभी वहां पर प्रियांश की खिलखिलाहट भरी हंसी गुजी और वह हंसते हुए विराज की तरफ उंगली करते हुए बोला, आप बूढ़े अंकल हो, आप मेरे डैडी नहीं बन सकते। तो विराज के मुंह से अचानक ही निकल गया, क्यों। तो प्रियांश बोला, क्योंकि मेरी ब्यूटीफुल मामा इज ओनली 24 वर्ष और यू आर 27, सो यू आर ए ओल्ड मैन। वही खुद के लिए ओल्ड मैन सुंदर विराज को गुस्सा आ गया। वहीं जब आद्रा विराज को गुस्से में देखती है तो वह जल्दी से प्रियांश को गोदी में लेकर वहां से अपने लंबे लंबे कदमों से भागने लगती है। तभी उसे पीछे से विराज की रौबदार आवाज पड़ी, मैं तुम्हारी मम्मा से सिर्फ 3 साल बड़ा हूँ और तुम मुझे बुढ़ा बोल रहे हो।
मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर चैप्टर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।